दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने खुद प्रधानमंत्री मोदी से रूस से मदद लेने को कहा और चीन ने ऐसा क्या कदम उठा दिया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी? और क्यों अमेरिका अब खुद को वैश्विक सुप्रीम लीडर की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है? आज काफी सारी ऐसी अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिटेल में नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईरान और अमेरिका की। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। लेकिन इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के अगले नेता के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका को इस बात में दिलचस्पी होनी चाहिए कि ईरान का अगला नेता कौन होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान में ऐसा नेता आता है जो अमेरिका के खिलाफ वही पुरानी नीति जारी रखता है तो क्षेत्र में तनाव फिर से बढ़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अयातुल्लाह खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई की उम्मीदवारी को भी खारिज कर दिया और उन्हें कमजोर विकल्प बताया। ट्रंप का कहना है कि ईरान में ऐसा नेता होना चाहिए जो शांति और स्थिरता लाने की कोशिश करे। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी दूसरे देश को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि ईरान का अगला नेता कौन होगा? क्योंकि ये बयान ऐसे समय आया है जब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव पहले ही चरम पर है और इसी तनाव का असर अब दुनिया की ऊर्जा राजनीति पर भी दिखाई देने लगा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, ईरान से जुड़े इस बढ़ते तनाव के बीच अब एक और बड़ा फैसला सामने आया है जो सीधे भारत से जुड़ा हुआ है। अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन की विशेष छूट दी है ताकि वे रूस से तेल खरीद सकें। ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जब मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी ट्रेजरी ने कहा है कि यह कदम अस्थायी है और इसका मकसद दुनिया में अचानक तेल की कमी को रोकना है। दरअसल फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो तेल सप्लाई तुरंत प्रभावित हो सकती है। भारत के लिए यह स्थिति और भी संवेदनशील है क्योंकि देश के लगभग 40% तेल आयात इसी मार्ग से गुजरते हैं। यही कारण है कि भारत ने पहले ही अमेरिका से अनुरोध किया था कि रूसी तेल के कुछ कार्गो खरीदने की अनुमति दी जाए ताकि आपूर्ति में अचानक झटका न लगे। अब इस छूट के बाद भारत की कंपनियां जैसे HPCL और MRPL समुद्र में मौजूद रूसी तेल के कार्गो खरीदने के लिए बातचीत कर रही हैं। हालांकि यह छूट सिर्फ 30 दिनों के लिए है और अमेरिका ने संकेत दिया है कि भविष्य में भारत को अमेरिकी ऊर्जा आयात भी बढ़ाने पड़ सकते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है, ऊर्जा सुरक्षा आज की दुनिया में सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि रणनीतिक मुद्दा बन चुका है और यही कारण है कि अब इस संकट में एक और बड़ी ताकत सक्रिय हो गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, जैसे जैसे संघर्ष बढ़ रहा है, चीन भी अब खुलकर मध्य पूर्व की कूटनीति में उतरता दिखाई दे रहा है। चीन ने अपने विशेष दूत झाई जुन को पश्चिम एशिया भेजने का फैसला किया है ताकि बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश की जा सके। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि मौजूदा हालात बेहद गंभीर हैं और युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रूस, ईरान, सऊदी अरब, फ्रांस, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों से बातचीत भी की है। बीजिंग का कहना है कि उसका उद्देश्य सभी पक्षों को बातचीत की मेज पर वापस लाना है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी बात समझने वाली है। चीन सिर्फ शांति की अपील नहीं कर रहा बल्कि वह खुद को एक वैश्विक मध्यस्थ शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अगर चीन इस संकट में सफलतापूर्वक मध्यस्थता करता है तो यह मध्य पूर्व की राजनीति में उसकी भूमिका को और मजबूत कर सकता है। लेकिन इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है और भारत भी इससे पूरी तरह अछूता नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। RBI की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य नागेश कुमार के अनुसार इस संकट से कुछ अल्पकालिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं।
सकती हैं। सबसे पहला असर तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। अगर ब्रेंट क्रूड $80 से ऊपर जाता है तो भारत के लिए आयात बिल बढ़ सकता है। इसके अलावा मध्य पूर्व भारत का एक बड़ा निर्यात बाजार भी है, इसलिए वहां अस्थिरता से व्यापार प्रभावित हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है भारतीय प्रवासी। खाड़ी देशों में करीब 1.8 करोड़ भारतीय काम करते हैं और वहां से आने वाला रेमिटेंस भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो इन आय स्रोतों पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत स्थिति में है, महंगाई नियंत्रित है और विकास दर करीब 7% के आसपास बनी हुई है। अगर सही नीतियां अपनाई गईं तो भारत आने वाले वर्षों में 8% विकास दर तक भी पहुंच सकता है। लेकिन आर्थिक जोखिम के साथ साथ एक और बड़ा सवाल भी है। अगर मध्य पूर्व में स्थिति और बिगड़ती है तो वहां मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी, और इसी कारण भारत ने एक महत्वपूर्ण सैन्य कदम उठाया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने INS सूरत को ओमान की खाड़ी में तैनात किया है। यह भारत के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है। इसकी तैनाती ऑपरेशन संकल्प के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य समुद्री मार्गों की सुरक्षा और भारतीय जहाजों की रक्षा करना है। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के लगभग 90% समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से गुजरता है। इसके अलावा फारस की खाड़ी में करीब 1.8 करोड़ भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो INS सूरत संभावित समुद्री निकासी अभियान में भी मदद कर सकता है। भारत ने पहले भी कई बार ऐसे ऑपरेशन किए हैं, जैसे यमन से ऑपरेशन राहत, सूडान से ऑपरेशन कावेरी और महामारी के दौरान ऑपरेशन समुद्र सेतु। INS सूरत खुद भी एक अत्याधुनिक युद्धपोत है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, अत्याधुनिक रडार सिस्टम और स्टिल्थ तकनीक लगी हुई है, जिससे यह दुश्मन की नजर से बचकर ऑपरेशन कर सकता है। नौसेना अधिकारियों का कहना है कि यह तैनाती किसी युद्ध में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि व्यापार और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम है। दोस्तों, हर 24 घंटे में जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और इसी बीच भारत यह सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं है, यह वैश्विक ऊर्जा, सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन की परीक्षा है। अगर आपको लगता है कि ऐसा डिटेल्ड, कनेक्टेड और भारत केंद्रित विश्लेषण जरूरी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और भारत उसका केंद्र बनता जा रहा है।